तारीख 16 फरवरी 2011। जगह अफगानिस्तान के हेलमंड का नावा गांव। रात के 1 बज रहे थे। सैफुल्लाह का परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसमें ब्रिटिश आर्मी और अफगान नेशनल फोर्सेस के सैनिक सवार थे। उन दिनों अफगानिस्तान में रात में छापेमारी की घटनाएं बेहद आम थीं। विदेशी सेनाएं अफगान सैनिकों और लोकल सोर्सेस की मदद से तालिबान के खिलाफ अभियान चला रही थीं। उस रात हेलमंड में ब्रिटिश सैनिक मिशन पर थे। उनके हेलीकॉप्टर्स के शोर के चलते गांव वालों की नींद खुल चुकी थी। वे किसी अनहोनी की आशंका से दहशत में थे। हेलीकॉप्टर से उतरे सैनिकों ने सैफुल्लाह के घर पर धावा बोल दिया। वे तालिबानी कमांडर्स की तलाश में आए थे। उन्होंने रोते बच्चों और महिलाओं के हाथ बांध दिए, फिर उन्हें दूसरी जगह ले गए। इस दौरान सैफुल्लाह डर से कांपता रहा। उसकी कपकपाहट तब रुकी जब वो सैनिक वापस लौट गए। उसके बाद जो कुछ नज़ारा दिखा उसने सैफुल्लाह के मन मस्तिष्क को हमेशा के लिए सन्न कर दिया। पास के खेत में उसके 3 भाई बेजान पड़े हुए थे और घर के एक कोने में उसके पिता की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। उनके माथे पर कई गोलियां मारी गई थीं। कई बरस बाद सैफुल्लाह ने BBC पैनोरमा को अपनी आपबीती सुनाई थी। BBC ने कई गवाहों से बात की, सबूत इकट्ठा किए, फिर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें दावा किया गया था कि आधे अधूरे इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशंस किए गए। इसके चलते कई बेगुनाह लोगों की जान गई। सैफुल्लाह का परिवार भी इन्हीं बेकसूर लोगों में से था। ब्रिटिश सरकार दावा करती रही कि सैफुल्लाह के परिवार को सेल्फ डिफेंस में मारा गया था। हालांकि सैफुल्लाह की आपबीती महज एक अंक भर है। ऐसे कई अंक अफगानिस्तान की ज़मीं में आज भी दफन हैं। जो कुछ दफन नहीं हो सके वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जुलाई 2022 की BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस यानी कि SAS की एक यूनिट ने अफगानिस्तान में 2010 और 2011 के बीच कम से कम 54 बेगुनाह लोगों की हत्या की। इन हत्याओं के बारे में SAS के तत्कालीन चीफ जनरल मार्क कार्लटन स्मिथ को पता था, फिर भी उन्होंने सबूत आगे नहीं बढ़ाया। जनरल स्मिथ आगे चलकर ब्रिटिश आर्मी के मुखिया भी बने। ब्रिटेन की सरकार हमेशा ये मानती रही कि SAS ने अफगानिस्तान में कभी कोई गलती नहीं की। कहते रहे कि स्पेशल फोर्सेस ने पेशेवर तरीके से और बहादुरी के साथ अपने मिशंस को अंजाम दिया। वे वॉर क्राइम्स में कभी शामिल नहीं रहे। लेकिन अब पहली बार सरकार ने अपना रुख बदला है। 5 जुलाई को डिफेंस मिनिस्ट्री ने कबूला कि SAS पर गैर कानूनी हत्याओं और युद्ध अपराधों के सिलसिले में जांच चल रही है। इस जांच का नतीजा अफगानिस्तान में गठबंधन सेनाओं के पाप का कच्चा चिट्ठा खोलने में मददगार साबित हो सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे SAS को अफगानिस्तान क्यों भेजा गया था, उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के कबूलनामे से क्या अंतर होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी के वॉर क्राइम की। सबसे पहले आपको टाइमलाइन बता देते हैं। फरवरी 1989 में अफगान सोवियत वॉर खत्म होने के बाद मुजाहिदीनों के बीच आपसी जंग होनी शुरू हुई। वे काबुल पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। हर गुट को सोवियत संघ के खिलाफ मिली जीत में अपनी भूमिका सबसे अहम लगती थी। 1994 में तालिबान का उदय हुआ। यह अफगान मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों का संगठन था। इसकी कमान मुल्ला उमर के हाथों में थी। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके शासन में अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में पनाह मिली। 1998 में अलकायदा पर केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी का आरोप लगा। इन हमलों में लगभग 300 लोग मारे गए थे और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अमेरिका ने इसके पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ बताया। उसने अफगानिस्तान में आतंकियों के कुछ ठिकानों पर हमले भी किए। सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। ये पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका की ज़मीन पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। इसके पीछे अलकायदा का हाथ था। अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन था। वो एक समय पर सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ चुका था। तब अमेरिका उसके जैसे लोगों को पैसा और हथियार देता था। बाद में ये समीकरण बदल गया। 9/11 के बाद अमेरिका ने लादेन को सौंपने की मांग की। तालिबान ने कहा पर्याप्त सबूत नहीं है, हम नहीं सौंपेंगे। अमेरिका ने इसी को आधार बनाकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ये वॉर ऑन टेरर यानी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की शुरुआत थी। इस युद्ध में अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की मदद भी ली थी। ब्रिटेन उसके साथ अफगानिस्तान जाने वाले पहले देशों में था। काबुल के पास बगराम में 40 ब्रिटिश कमांडो की टीम तैनात की गई।
ये टीम एयरफील्ड की सुरक्षा और निगरानी का काम करती थी। ये ब्रिटेन की पहली सेना थी जो अफगानिस्तान में तैनात की जा रही थी। तालिबान गठबंधन सेना के सामने टिक नहीं सका। तालिबानी भागकर अफगानिस्तान के सुदूर इलाकों में छिप गए। तालिबान के कई बड़े नेता बॉर्डर पार कर पाकिस्तान भी चले गए। इसके बाद पावर शेयरिंग के साथ हामिद करजई अफगानिस्तान के हेड बने। इसी साल काबुल में ब्रिटिश दूतावास भी खोला गया। 2002 में लादेन की खोज शुरू हुई। ब्रिटेन की रॉयल मरीन को अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लगाया गया। 2004 में हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। फिर आया जनवरी 2006। उन दिनों दक्षिणी अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत सबसे अस्थिर था। ये इलाका अफीम की खेती और तालिबानियों के छिपने के लिए सबसे मुफीद बन चुका था, इसलिए गठबंधन सेना का ध्यान इसी इलाके पर रहता था। हेलमंड में ब्रिटेन ने 3300 सैनिक तैनात किए। 2006 के दिसंबर महीने में ब्रिटिश सैनिकों ने अफगान आर्मी के साथ मिलकर मूसा कला इलाके में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। 2007 में प्रिंस हैरी भी हेलमंड पहुंचे। वो 1982 के फॉकलैंड युद्ध के बाद किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में सर्व करने वाले शाही परिवार के पहले सदस्य थे। तालिबान अभी भी ग्रामीण इलाकों में फल फूल रहा था। हेलमंड के भी कुछ इलाकों में उसके अड्डों की खबर थी। करजई कई बार इसकी चेतावनी दे रहे थे। नेटो को ये बात जल्द ही समझ आ गई। उनको आभास हो गया कि अगर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो स्थिति पलट सकती है। तालिबान के खिलाफ हेलमंड में ऑपरेशन पैंथर्स क्लॉ शुरू किया गया। 5 सप्ताह की भीषण लड़ाई के बाद तालिबान को उनके गढ़ से खदेड़ दिया गया। अक्टूबर 2009 में करजई दोबारा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए। उसी बरस ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने अफगानिस्तान में 500 और ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती की घोषणा की। अफगानिस्तान में ब्रिटेन सैनिकों की कुल संख्या 9500 तक पहुंच चुकी थी। जनवरी 2010 में अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में 70 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्री और बड़े अफसर जमा हुए। इसी कड़ी में हेलमंड में एक और सैन्य ऑपरेशन की योजना बनी। फरवरी में ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इसे हेलमंड में तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा गया। ऑपरेशन सफल रहा। इसी साल जून महीने में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अफगानिस्तान की अपनी पहली यात्रा की। वो काबुल में राष्ट्रपति करजई और कैंप बेस्टियन में ब्रिटिश सैनिकों से भी मिले। उन्होंने वहां अपने सैनिकों की हौसला अफजाई की। साल 2010 से 2013 के बीच ब्रिटेन के सैनिकों ने ऑपरेशंस पूरे किए। छापेमारी में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अफगानिस्तान के आम लोगों का मर्डर किया है, कईयों को टॉर्चर किया गया। और क्या आरोप है उसकी बात हम आगे करेंगे, पहले टाइमलाइन पूरी कर लेते हैं। 2012 के बाद अफगानिस्तान में हालात ठीक होते नजर आए। इसी वास्ते ब्रिटिश सैनिकों ने हेलमंड प्रांत की राजधानी लश्करगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय सेना को सौंप दी। 2014 के बाद गठबंधन सेना ने एक्टिव कॉम्बैट में हिस्सा लेना बंद कर दिया। वे लोकल फोर्स को ट्रेन करने और एयर सपोर्ट तक सीमित रह गए। साल 2020 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। तालिबान के साथ डील भी की। अगस्त 2021 में गठबंधन सेना का आखिरी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर निकल गया। उससे पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। ये तो रही अफगानिस्तान में ब्रिटेन की सेना की तैनाती की कहानी। ब्रिटेन भले इस कहानी के पीछे अपनी नेक नियत बताए, लेकिन कहानी के पन्ने खून से सने नजर आते हैं। तैनाती के दौरान ब्रिटिश आर्मी पर मासूम अफगान लोगों की हत्या के आरोप लगे। कहा गया तकरीबन 80 बेकसूर लोग मारे गए हैं। इन आरोपों को शक में बदलने का काम किया BBC पेनोरमा की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने। क्या था इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट में कहा गया ब्रिटेन सेना की स्पेशल यूनिट ने तालिबान कमांडरों को पकड़ने और बम बनाने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए किल और कैप्चर माने मारो या बंधक बनाओ अभियान चलाया। इसमें 3 प्रमुख बातें सामने आई। पहली, तालिबानियों को पकड़ने के दौरान ब्रिटेन सेना ने कई बार आम नागरिकों को भी पकड़ा। अधिकतर ऑपरेशन रात में किए गए और लगभग सबका विवरण काफी हद तक एक जैसा था। दूसरी, कुछ छापों के दौरान कथित तौर पर बरामद किए गए हथियारों की तुलना में अधिक लोग मारे गए थे, जिससे ये बात समझ आती है कि सैनिकों ने निहत्थे लोगों को गोली मारी है। रिपोर्ट में कहा गया कि सेना के आला अधिकारी इस तरह की कार्रवाई से चिंतित थे, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के पूर्व मुखिया मार्क कार्लटन स्मिथ को इन वॉर क्राइम्स की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जांच के दौरान हत्या के सबूत नहीं दिए। तीसरी, BBC ने ब्रिटेन सेना के साथ काम करने वाले लोगों से बात की। इसमें उन लोगों ने दावा किया कि कई बार सेना निहत्थे लोगों को मार देती थी, वहां पर हथियार छोड़ देती थी ताकि किसी को शक पैदा ना हो। BBC की इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। ब्रिटेन सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया। उस वक्त विपक्षी सांसद जॉन हेली ने इन आरोपों को बेहद परेशान करने वाला बताया था। उन्होंने उस वक्त रक्षा मंत्री बेन वॉलिस को संसद में घेरा भी था। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय भी इन आरोपों को नकारते आई, पर इसमें ब्रिटेन की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई थी।
इसी वक्त ब्रिटेन में पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया। कुछ महीने के अंदर ही 2 प्रधानमंत्री बदले गए। पर मामला बढ़ा तो 22 मार्च 2023 में जांच शुरू हुई। 5 जुलाई को जांच की अध्यक्षता कर रहे लॉर्ड जस्टिस हेडन केव ने कहा कि कोडनेम ऑपरेशन नॉर्थमूर और ऑपरेशन सेस्ट्रो की जांच की जा रही है। और अब जाकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने पहली बार पुष्टि की है कि ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स अफगानिस्तान में किए गए वॉर क्राइम की जांच के केंद्र में है। रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने कहा कि जांच अब ठोस सुनवाई के चरण में पहुंच रही है और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आरोप ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स से संबंधित हैं। इस जांच से अफगानिस्तान में गठबंधन सेना की काली करतूतों से पर्दा उठने की संभावना है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमने आपको शुरुआत में सैफुल्लाह की कहानी सुनाई थी। अब एक और नूरजई परिवार का किस्सा भी सुन लीजिए। इस परिवार के एक मेंबर ने बताया था, ब्रिटिश सैनिकों ने मुझे हथकड़ी लगाई और पीटा। 10 साल पहले मैंने अपने 2 भाइयों, बहनोई और एक बचपन के दोस्त को खो दिया था। मेरे दोस्त चाय पी रहे थे, तभी उन्हें गोली से मार दिया गया। उनके पास पूरी जिंदगी बची थी। इसके अलावा बीबीसी ने लोएबाग गांव में हुए एक ऐसे ही हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी सुल्तान से भी बात की। दरअसल एक रात कुछ सैनिक गांव में आए। उनमें से एक ब्रिटिश सैनिक एक घर में घुसा और गोली चलानी शुरू कर दी। जब सब शांत हुआ तो कमरे में 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं। इन लाशों को गांव की मस्जिद के सामने लाया गया। वहां जिले के गवर्नर आए और बच्चों की हत्या पर गुस्सा जाहिर किया। अफगान सुरक्षा एजेंसी ने बताया था कि फैसल तालिबान का कमांडर था। उन लाशों में फैसल की लाश भी थी। गवर्नर कहते हैं कि मैं फैसल से रोज मिलता था, वो कोई कमांडर नहीं था। अगर होता तो मैं खुद उसे मार देता। फैसल के अलावा कमरे से 3 और लाशें निकली थीं। ये लाशें 12, 14 और 17 साल के बच्चों की थीं। फैसल की उम्र महज 20 साल की थी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी बेलारूस से है। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि प्रिगोजिन अभी भी रूस में ही है, वो बेलारूस नहीं पहुंचा है। इससे पहले लुकाशेंको ने ही दावा किया था कि प्रिगोजिन 27 जून को बेलारूस पहुंच चुका है, लेकिन अब वो अपने पिछले दावे से मुकर गए। नए दावे के मुताबिक प्रिगोजिन अभी भी सेंट पीटर्सबर्ग में ही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उतरा था। फिर प्लेन उसी शाम वापस रूस लौट आया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी कि उसमें प्रिगोजिन था या फिर नहीं। उसके बाद से प्लेन कई बार सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच उड़ान भर चुका है, लेकिन उसमें भी प्रिगोजिन के होने की पुष्टि नहीं हुई है। वैगनर ने 23 जून को सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ग्रुप के लड़ाकों ने 24 घंटों के भीतर रूस के 2 शहरों पर कब्जा भी कर लिया। वे मॉस्को पहुंचकर डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ वलेरी गेरासिमोव को अरेस्ट करना चाहते थे। फिर 24 जून को लुकाशेंको ने डील कराई। डील के तहत वैगनर के लड़ाकों को वापस लौटना था और प्रिगोजिन को निर्वासन में देश से बाहर जाना था। पुतिन ने वैगनर को 3 ऑप्शंस दिए थे, घर वापस लौट जाएं, बेलारूस चले जाएं या रूसी आर्मी को ज्वाइन कर लें। उसी समय पुतिन ने यह भी कहा था कि विद्रोह की साजिश रचने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रिगोजिन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी की तरफ था। पुतिन को करीब से जानने वाले लोग मानते हैं वो सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं। प्रिगोजिन की गतिविधि ने उनकी सत्ता को कमजोर किया है। उन्हें अपना वर्चस्व साबित करने के लिए नए सिरे से काम करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रिगोजिन का भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता। प्रिगोजिन को 24 जून के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया है। 26 जून को उसका एक ऑडियो बाहर आया था, तब से उसकी कोई भी जानकारी नहीं आई है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल से। इजराइल में एक नया बवाल शुरू हो गया है। तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे तेल अवीव के पुलिस चीफ एमी अशेद के इस्तीफे का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एमी से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है। उनके आलोचक आरोप लगा रहे थे कि एमी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर सख्ती नहीं कर रहे हैं। दरअसल तेल अवीव में पिछले कई महीनों से न्यायपालिका में सुधार के नाम पर लाए जा रहे बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार एमी पर दबाव बना रही थी कि वो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बल प्रयोग करें। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा नेतन्याहू सरकार के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। वे एक प्रोटेस्ट को खत्म करना चाह रहे थे, वो तो नहीं हुआ, बल्कि एक और प्रोटेस्ट उनके सिर पर खड़ा हो गया। तो आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।